हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास का हमारा जो चैप्टर चल रहा था अपवाह क्रम। अपवाह क्रम में भारत की नदियों के बारे में बताया गया और नदियों के बारे में विशेषकर दो प्रकार की नदियां, जैसे दो प्रकार का अपवाह क्रम। एक तो हिमालय नदी क्रम। हिमालय नदी क्रम में हमने सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे शुरुआत में मैंने आपको जब इसके पहले का जो वीडियो है उसके अंदर हमने हिमालय की नदियां पढ़ी थी। हिमालय की नदियां क्या थी कि साल भर बहती है। हिमालय की नदियां साल भर बहती है और इन नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो काफी लंबा होता था और वो हिमालय से लेकर समुद्र तक का लंबा सफर तय करती थी और समुद्र में जाकर गिरती थी। अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां, पहली बात मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। मतलब पश्चिमी घाट द्वारा प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक का कार्य किया जाता है। अब जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, मतलब जैसे अगर हम भारत के मैप का देखते हैं कि उत्तर से ये नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है और साउथ हमेशा नीचे होता है, तो जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, मतलब ये क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य नदियां हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। प्रायद्वीपीय मुख्य नदियां जो पूर्व की ओर बहती है और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां प्रायद्वीपीय भारत की महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, जो पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे मैंने आपको यहां पर एक चीज ये बताया मैप कि पूर्व की ओर बहती है, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट यानी पूर्व और ये वेस्ट। ईस्ट में क्या है, बंगाल की खाड़ी, यानी पूर्व की तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर। पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है वो पूर्व की ओर बहती है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारत या प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट से होता है, जो पश्चिमी तट से उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है। और कुछ नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती है और कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब ये कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा एवं तापी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, जो कि क्या करती है, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। कहने का मतलब कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताइए, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि पूर्व की ओर बहती है, मतलब ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी प्रकार नर्मदा एवं तापी ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो इसी तरह से मेन मुख्यतः बात है कि जो हम यहां पर कुछ नदियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे पहली नदी है नर्मदा द्रोणी। जैसे नर्मदा द्रोणी के बारे में मैंने आपको बताया, नर्मदा एवं तापी ये ऐसी मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख द्रोणी है, एक तो नर्मदा और दूसरी तापी। तो सबसे पहले हम नर्मदा द्रोणी के बारे में पढ़ते हैं।
नर्मदा द्रोणी यानी हम ये मानते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट स्थित है। और हम इसी तरह से यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब यह पश्चिम की ओर और भ्रंश घाटी में बहती है, पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। और समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। मतलब जब ये अपने रास्ते से आगे बढ़ती हुई समुद्र तक पहुंचती है तो समुद्र तक पहुंचने से पहले यह कई दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है, दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जैसे दर्शनीय स्थल में ये जो नदी है जबलपुर के निकट संगमरमर के छेलों में यह नदी गहरे, मतलब संगमरमर के शेलों में यह नदी गहरे गोर्ज में बहती है। संगमरमर के शेलों में यह नदी गहरे गोर्ज में बहती है और जहां यह नदी तीव्र ढाल में गिरती है और वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। कहने का मतलब कि समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी कई दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है और जबलपुर के निकट संगमरमर के शेलों से गहरे गोर्ज का निर्माण करती है और तीव्र गति से नीचे गिरती है, जहां पर यह धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। और नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है, मतलब जो इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो बहुत छोटी है। सहायक नदियां छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। एक चीज नर्मदा नदी के बारे में ही आपको, नर्मदा द्रोणी के बारे में ही आपको मैं बताना चाहता हूं कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे, नमामि मतलब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम चलाया गया है। मतलब एक योजना बनाई गई है नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम चलाया गया है। और जैसे नर्मदा द्रोणी के बारे में कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट स्थित है। यह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है और समुद्र तक बहते हुए यह कई दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शेलों से यह गहरे गोर्ज का निर्माण करती है और फिर यह क्या करती है, मतलब यह नदी तीव्र ढाल में गिरती है जहां पर यह धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। और इसकी जो नदियां हैं वो सहायक नदियां बहुत छोटी है। ये पढ़ा हमने किसके बारे में, नर्मदा द्रोणी के बारे में, जो कि कहां पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। मतलब पश्चिम की ओर बहती है और जैसे मैंने आपको बताया कि पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक यह कई दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है और दर्शनीय स्थल कहां पर, जबलपुर के निकट संगमरमर के शेलों से ये गहरे गोर्ज का निर्माण करती है और तीव्र ढालों में गिरती है और जहां पर यह धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। अब हम इसी क्रम में तापी द्रोणी के बारे में पढ़ेंगे। तापी द्रोणी जो कि कहां पर गिरती है, अरब सागर में ही
गिरती है। तो तापी द्रोणी, तापी द्रोणी, तापी द्रोणी के बारे में मैं आपको बता दूं कि तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रृंखला में इसका उद्गम स्थान है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में इसका उद्गम स्थल है और यह भी नर्मदा नदी के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी के समानांतर क्या करती है? भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई कम है और इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। मतलब इसकी लंबाई क्या है? कम है। इसकी लंबाई कम है और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में इसकी द्रोणी है। अब ये क्या है? तापी द्रोणी के बारे में बताएं। अब हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां, जैसे मैंने आपको बताया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दो नदियां तो नर्मदा और तापी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सतपुड़ा श्रृंखलाओं से तापी नदी निकलती है। अब सबसे पहले हम लेते हैं उदाहरण गोदावरी द्रोणी का। गोदावरी द्रोणी, गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी क्या है कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। कहां से? महाराष्ट्र में नासिक जिले की पश्चिमी घाटों से यह नदी निकलती है और मुख्यतः इसकी लंबाई लगभग, जो इसकी लंबाई है वो लगभग 1500 किलोमीटर है। मतलब गोदावरी द्रोणी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और यह बहकर कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। मतलब यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब मुख्यतः प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। मतलब जितनी भी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी में इसका अपवाह क्रम सबसे बड़ा है और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मतलब हम ये मान सकते हैं कि महाराष्ट्र में ये 50% बहती है, या यूं मान सकते हैं कि नदी द्रोणी का 50% भाग महाराष्ट्र के अंदर होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है और गोदावरी की अनेक सहायक नदियां हैं। इसकी गोदावरी की अनेक सहायक नदियां, जैसे अनेक सहायक नदियां हैं, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, ये कुछ नदियां हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, ये, इसके अलावा मांजरा, वेनगंगा, पैनगंगा, पैनगंगा, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इनमें से
अधिकतर जो ये 3 नदियां हैं, वेनगंगा, पैनगंगा, वाजरा, ये जो नदियां हैं, इनमें से तीनों जो ये सहायक नदियां हैं, यह बड़ी नदियां हैं और बड़े आकार और विस्तार के कारण, क्या, बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। मुख्यतया गोदावरी द्रोणी के बारे में क्या क्या मेन चीज पढ़ी अपन ने, कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह महाराष्ट्र में नासिक जिले की पश्चिमी घाटों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और यह बहकर, मतलब जो यह बहकर कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी द्रोणी है वो महाराष्ट्र यानी नदी द्रोणी का 50% भाग महाराष्ट्र में बहता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी ये स्थित है। इसकी जो पूर्ण सहायक नदियां हैं, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा आदि नदियां हैं और बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यानी गोदावरी नदी द्रोणी को क्या कहा जाता है, गोदावरी द्रोणी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे महानदी द्रोणी के बारे में। महानदी द्रोणी। महानदी द्रोणी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, इसका जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। महानदी द्रोणी का उद्गम है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है और यह ओडिशा राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब ये ओडिशा राज्य में बहते हुए कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अतिरिक्त इस नदी की लंबाई है वो लगभग 860 किलोमीटर है। मतलब इस नदी की जो लंबाई है वो 860 किलोमीटर है और इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में स्थित है। इसी प्रकार हम कृष्णा द्रोणी के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा द्रोणी यानी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। मतलब जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है तुंगभद्रा, इसके अतिरिक्त कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार हम आगे पढ़ते हैं कावेरी द्रोणी के बारे में हम पढ़ते हैं। कावेरी द्रोणी यानी कावेरी द्रोणी पश्चिमी श्रृंखला में ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। पश्चिमी श्रृंखला में जो है वो कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी द्रोणी पश्चिमी श्रृंखला में ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और
तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहां पर? तमिलनाडु में कुडलूर, तमिलनाडु में कुडलूर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। और जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। काबिनी नदी के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है और इसे शिवम सुंदरम के नाम से जाना जाता है। ये जो जलप्रपात है इसका नाम क्या है? शिवम सुंदरम। इसका जलप्रपात का नाम क्या है? शिवम सुंदरम इसका जलप्रपात है। यह हमने आज कुछ नदियों के बारे में पढ़ा। पहली नदियां तो वो नदियां जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और तापी। इसके अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इनमें गोदावरी नदी है, ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और इसका जलप्रपात का नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। और भारत का जो कि सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो शिवम सुंदरम है, जो कि कावेरी द्रोणी से निकलता है।